नमस्कार बच्चों, एक बार आपका फिर से स्वागत है ऑनलाइन क्लासेस के अंदर। हम बात कर रहे थे फोटोसिंथेसिस की, प्रकाश संश्लेषण की। उसमें हमने प्रकाश संश्लेषी वर्णकों की बात की थी, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स की हम बात कर रहे थे। मैंने आपको 3 महत्वपूर्ण जो पादप के अंदर पिगमेंट्स पाए जाते हैं, वर्णक, उनके बारे में विस्तार से बताया था। उनमें से जो मुख्य प्रधान होता है पर्णहरित क्लोरोफिल, उसकी हमने बात कर ली। उसके 7 प्रकारों की बात हमने कर ली। क्लोरोफिल ए, बी, सी, डी, ई, बैक्टीरियोविरिडिन एंड बैक्टीरियोक्लोरोफिल। 7 की हमने बात की। क्लोरोफिल की संरचना की भी हम लोगों ने बात की। अब हम 2 नंबर बात करते हैं केरोटिनोइड्स की। 2 नंबर कौन सा है? केरोटिनोइड्स। केरोटिनोइड्स की अगर बात करते हैं तो ये पर्णहरित वर्णक के साथ पाया जाने वाला वर्णक है। किसके साथ पाया जाने वाला वर्णक है? पर्णहरित के साथ पाया जाने वाला वर्णक होता है। ये क्या करता है? पादप के अंदर, प्लांट्स के अंदर ये काम क्या करता है? जो क्लोरोफिल द्वारा विकिरणों का अवशोषण नहीं हो पाया है, क्लोरोफिल वर्णक द्वारा सूर्य की विकिरण को या विकिरण ऊर्जा का अवशोषण नहीं कर पाए हैं, उनका अवशोषण ये केरोटिनोइड्स करते हैं। कहने का मतलब ये है, जो काम पर्णहरित नहीं कर पाए वो कौन करेंगे? केरोटिनोइड्स करेंगे। इसलिए इनको सहायक वर्णक कहा जाता है। इसलिए इनको क्या कहा जाता है? सहायक वर्णक बोला जाता है। आगे बात करते हैं इसकी डिस्कवरी की। केरोटिनोइड्स का जो खोज जो है वो किसने की थी? डिस्कवरी ऑफ केरोटिनोइड्स। देखिए, खोज की अगर बात करते हैं तो सर्वप्रथम एक वैज्ञानिक थे, वेकेन रोडर। उन्होंने 1831 के अंदर की थी। वेकेन रोडर नाम के वैज्ञानिक थे, जिन्होंने कब की थी? 1831 के अंदर की थी। और किसके अंदर की थी? गाजर में की थी। ये आपको याद रखनी है, केरोटिनोइड्स की खोज किसने और किसमें की थी। तो सीधी सी बात है, वेकेन रोडर वैज्ञानिक थे, 1831 में उन्होंने गाजर में की थी। अब आगे देखिए, ये केरोटिनोइड्स की अगर बात करते हैं तो इसके 2 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार होते हैं। 2 टाइप्स ऑफ केरोटिनोइड्स। फर्स्ट अगर हम बात करें तो वो है केरोटीन। 1 नंबर पे कौन सा है? केरोटीन। केरोटीन बिल्कुल दोनों में आपको केरोटीन, और सेकंड जो है जेंथोफिल या पर्णहरित पर्णपित भी उसको बोला जाता है। दोनों की हम बात करेंगे। और उसके बाद में तीसरा जो फाइकोबिलेंस है उसकी भी हम बात करने वाले हैं। फाइकोबिलेंस के भी 2 टाइप्स हैं, उनकी भी हम बात करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले हम जो केरोटिनोइड्स के प्रकार हैं उनकी बात करते हैं। तो केरोटीन ऐसे वर्णक होते हैं जो कार्बन और हाइड्रोजन से बने होते हैं। केवल कार्बन और हाइड्रोजन से बने हुए होते हैं। और इनका मूला अनुपाती सूत्र जो है वो होता है C40 और H56, अर्थात कार्बन के 40 और हाइड्रोजन के कितने अणु होते हैं? 56 अणु होते हैं। साथ ही बता देता हूं, केरोटीन जो है इनका रंग लाल होता है, रेड कलर के ये होते हैं। कैसे होते हैं? रेड कलर के होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग बात करें, लाइकोपीन है और अल्फा और बीटा केरोटीन है। कई बार प्रश्न अदर कंपटीशन एग्जाम्स जो है उनके अंदर प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, नीट है या अदर कोई भी कंपटीशन एग्जाम है उनके अंदर, कि केरोटीन का निम्न में से उदाहरण है, तो आपको लाइकोपीन, अल्फा, बीटा केरोटीन मिल सकता है, तो उनमें से कोई एक होगा। तो ये था हमारा केरोटीन। दूसरा है जेंथोफिल। केरोटीन कैसे रंग के थे? लाल रंग के। ठीक है। जेंथोफिल की बात करते हैं। जेंथोफिल को पर्णपित, पर्ण का मतलब पत्ती, पित का मतलब पीला, ठीक है, और इसको केरोटिनोल्स भी बोला जाता है। 3 नाम है इसके, जेंथोफिल, पर्णपित, केरोटिनोल्स। ये ऊपर वाले तो कार्बन और हाइड्रोजन से बने हुए थे, लेकिन इनमें कार्बन और हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन भी होता है। मूलानुपाती सूत्र में इतना ही डिफरेंस है कि वहां पे C40 और H56 था, यहाँ पे जो ऑक्सीजन है उसके 2 अणु और जुड़ जाएंगे, तो हो जाएगा मूलानुपाती सूत्र C40, H56 और O2। ठीक है। कार्बन के 40, हाइड्रोजन के 56 और ऑक्सीजन के 2 अणु होंगे। इसकी बात करते हैं, इन वर्णकों का जो रंग है वो पीला और भूरा होगा, येलो एंड ब्राउन कलर के ये होते हैं। साथ ही एग्जाम्पल की बात करते हैं,
ल्यूटीन, जियाजेंथिन, क्रिप्टोजेंथिन, ल्यूटीन, जियाजेंथिन, क्रिप्टोजेंथिन। ठीक है, ये बात हो गई हमारी केरोटिनोइड्स की। इसमें देखिए जो बीटा कैरोटीन है, अगर हम कैरोटीन की बात करते हैं तो सभी पादपों में बीटा कैरोटीन, और अगर हम बात करते हैं जेंथोफिल की तो ल्यूटीन जो है वो लगभग सभी हरी पादपों में पाया जाता है। तो ये कैरोटिनोइड्स था। 3 नंबर, अब मुख्य 3 नंबर हमारा है फाइकोबिलिन्स। पिगमेंट्स के अंदर 3 नंबर हमारा है फाइकोबिलिन्स। फाइकोबिलिन्स की अगर हम लोग बात करें तो ये रेड एंड ब्लू ग्रीन शैवाल जो हैं उनके अंदर पाए जाते हैं, लाल व नीले हरे शैवालों के अंदर पाए जाते हैं। लाल शैवालों को आपको मैं बता देता हूँ रोडोफाइसी बोला जाता है, 11वीं क्लास में पढ़ के आए हो आप लोग, रोडोफाइसी। और नील हरित शैवालों को बोला जाता है साइनोफाइसी। क्या बोला जाता है? साइनोफाइसी। ठीक है, तो रोडोफाइसी और साइनोफाइसी शैवालों के अंदर ये पाए जाते हैं। ठीक है, ये 2 प्रकार के होते हैं, 2 टाइप्स इसके होते हैं। कितने टाइप्स होते हैं? 2 टाइप्स इसके होते हैं। अगर हम प्रथम की बात करें 1 नंबर, वो है फाइकोइरिथ्रिन। 1 नंबर कौन सा है? फाइकोइरिथ्रिन। फाइकोइरिथ्रिन की अगर बात करते हैं तो ये रेड कलर के पिगमेंट्स होते हैं। कैसे पिगमेंट्स होते हैं? रेड कलर के पिगमेंट्स होते हैं। और जो रोडोफाइसी कुल की शैवालें हैं, लाल शैवाल हैं, उनके अंदर ये पाए जाते हैं। तो प्रश्न पूछ सकता है लाल शैवालों में कौन से जो वर्णक है वो पाए जाते हैं? फाइकोइरिथ्रिन पाए जाते हैं। या लाल शैवालों का रंग लाल किस वर्णक के कारण होता है? फाइकोइरिथ्रिन के कारण होता है। बिल्कुल इजी है। दूसरा है फाइकोसाइनिन। फाइकोसाइनिन ये नीले रंग के, कैसे रंग के? नीले रंग के पिगमेंट्स होते हैं। और नील हरित शैवालों साइनोफाइसी, साइनोफाइसी जो है उसके अंदर ये पाए जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने प्रकाश संश्लेषी वर्णक फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हमारा अगला टॉपिक जो रहेगा जो फिजिक्स से रिलेटिव है, आप फिजिक्स के अंदर भी उसको पढ़ते हो और हम आज उसको बायो में भी पढ़ेंगे। प्रकाश की प्रकृति, नेचर ऑफ लाइट, प्रकाश की प्रकृति के बारे में अभी हम अध्ययन करेंगे कि प्रकाश किस प्रकार से फोटोसिंथेसिस के अंदर अपना महत्व स्थान रखता है। उसके बगैर फोटोसिंथेसिस की क्रिया के बारे में हम सोच भी नहीं सकते। तो सूर्य से जो प्रकाश प्राप्त होता है उसकी प्रकृति क्या होती है, उसका नेचर क्या होता है, वो किस प्रकार से बिहेवियर करता है, उसकी बात हम अभी करते हैं। प्रकाश की प्रकृति, नेचर ऑफ लाइट, बहुत ही शानदार टॉपिक है। और आपके मैंने अभी बताया आपको कि फिजिक्स के अंदर भी ये टॉपिक आता है। और हमने क्लास 11th के अंदर भी इस टॉपिक को पढ़ा है। हम जब बात कर रहे थे दृश्य स्पेक्ट्रम की, ठीक है, जो इसके अलावा हम बात कर रहे थे सूर्य से आने वाली विकिरणों की। ठीक है, इकोसिस्टम वाली यूनिट के अंदर हमने इस टॉपिक की बात की थी। आज हम इसको फोटोसिंथेसिस के अंदर अध्ययन करते हैं। विस्तार से बात करेंगे नेचर ऑफ लाइट की। सबसे पहले कि जो सूर्य का प्रकाश है, सूर्य से जो प्रकाश आता है वो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में गति करता है। किसके रूप में गति करता है? विद्युत चुंबकीय तरंगों के। आपको याद क्या रखना है? सूर्य से आने वाला प्रकाश, सूर्य से आने वाला प्रकाश जो है वो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में गति करता है। और विद्युत चुंबकीय तरंगों की गति के 2 गर्तों के मध्य की दूरी, विद्युत चुंबकीय तरंगों की गति के 2 गर्तों के मध्य की दूरी को तरंग दैर्घ्य बोला जाता है। क्या बोला जाता है? तरंग दैर्घ्य, जिसे लैम्डा से प्रदर्शित किया जाता है। किससे प्रदर्शित किया जाता है? लैम्डा से इसे प्रदर्शित किया जाता है। ये तरंग दैर्घ्य है। इस गति को तरंग दैर्घ्य के अंदर मापा गया है। 2 गर्तों के मध्य की दूरी को क्या बोला गया है? तरंग दैर्घ्य। इसी के आधार पर हम इस नेचर ऑफ लाइट की बात करने वाले हैं। तो देखिए, विद्युत चुंबकीय तरंगे विकिरण के दृश्यमान भाग को, भाई लाइट किसे बोलेंगे, प्रकाश किसे बोलेंगे? विद्युत चुंबकीय विकिरणों के दृश्यमान भाग को विद्युत चुंबकीय तरंगे आई पृथ्वी पर और जिनको हमने देखा
वो क्या कहलाती हैं? प्रकाश कहलाता है या दृश्यमान वर्णक्रम कहलाता है। आपने कभी सोचा होगा लाल लाल क्यों नजर आता है और हरा जो है वो हरा क्यों नजर आता है, काला काला क्यों नजर आता है? तो वो इसलिए नजर नहीं आता कि काला काला होता है और हरा हरा होता है, लाल लाल होता है। वो इन्हीं विद्युत चुंबकीय विकिरणों की तरंग दैर्घ्य पर निर्भर करता है कि हमें कैसा दिखाई देगा। तो इम्पोर्टेंट बात यही है कि दृश्यमान विद्युत चुंबकीय तरंग को हम जिन्हें देख सकते हैं उन्हें प्रकाश बोला जाता है या दृश्यमान वर्णक्रम बोला जाता है। वेरी सिंपल, ठीक है। इसके बाद में देखिए तरंग दैर्घ्य जो प्रकाश है, तरंग दैर्घ्य प्रकाश की अगर बात करते हैं तो वो 390 से 780 से 780 नैनोमीटर के बीच होती है। 390 से कितनी होती है? 780 नैनोमीटर के बीच होती है और 7 भागों में विभाजित रहती है। कितने भागों में? 7 रंगों में विभाजित होती है। कितने रंगों में विभाजित होती है? 7 रंगों में विभाजित होती है, ठीक है। 390 से 780 के बीच कितने भी हो सकते बताऊंगा आपको। हमने विस्तार से बात तो इसकी पहले की थी, लेकिन हमें इस टॉपिक के अंदर सिर्फ महत्वपूर्ण बातें ही हम पढ़ेंगे, ठीक है। 7 रंगों में विभाजित होती है। आप लगातार पढ़ते आ रहे हो, फिजिक्स में सर आपको पढ़ाएंगे भी, ठीक है। इसमें 390 से 780 के मध्य हम बात करें। सबसे ज्यादा तरंग दैर्घ्य है वो लाल रंग की होती है। किसकी होती है? लाल रंग की होती है। कितनी होती है? 660 से 780 नैनोमीटर के बीच होती है। 660 से कितने नैनोमीटर के बीच होती है? 780 नैनोमीटर के बीच होती है। और सबसे कम होती है बैंगनी रंग की। सबसे कम किसकी होती है? बैंगनी रंग की 390 से 430 नैनोमीटर, ठीक है। अब एक बात और बताता हूं आपको इंपॉर्टेंट, हम उसी प्रकाश को देख सकते हैं जो 390 से 780 के मध्य के तरंग दैर्घ्य का हो। ना तो इससे ज्यादा तरंग दैर्घ्य के प्रकाश को देख सकते हो, ना ही इससे कम तरंग दैर्घ्य के प्रकाश को हम लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पे ध्यान रखना, सबसे लाल सबसे ज्यादा दिखेगा, इसीलिए खतरे का चिन्ह क्या रखा जाता है? लाल रखा जाता है। लाल सबसे ज्यादा दिखेगा 660 से 780, ठीक है। इसकी तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा होती है। बैंगनी जो है उसकी तरंग दैर्घ्य 390 से 430 नैनोमीटर सबसे कम होती है। अब देखिए 2 शब्द आते हैं, बहुत बार आपने सुने। एक तो आवर्त क्षेत्र जिसे इंफ्रारेड और शॉर्ट में बोलते हैं IR, आवर्त क्षेत्र इंफ्रारेड या IR, ठीक है। दूसरा है पराबैंगनी क्षेत्र, अल्ट्रा वायलेट UV। ये क्या शब्द है? बहुत ही इजी है। देखिए क्या होते हैं। अगर हम बात करें अवरक्त क्षेत्र की तो रक्त का मतलब लाल। जब तरंग दैर्घ्य जो है वो 780 नैनोमीटर से अधिक चली जाए, से क्या हो जाए? अधिक हो जाए, तब उस क्षेत्र को हम लोग क्या बोलेंगे? अवरक्त क्षेत्र बोलेंगे। और ये हमें दिखाई नहीं देती हैं। अवरक्त क्षेत्र की विकिरण या किरणें हमें दिखाई नहीं देती हैं, ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। दूसरा है पराबैंगनी क्षेत्र, मतलब बैंगनी रंग जो है उसकी तरंग दैर्घ्य से कम, अर्थात 390 नैनोमीटर से कम तरंग दैर्घ्य को क्या बोलेंगे? कम तरंग दैर्घ्य को हम लोग क्या बोलेंगे? ये पराबैंगनी क्षेत्र बोलेंगे। वो भी हमें दिखाई नहीं देगी, क्योंकि हमें प्रकाश की वही किरणें दिखाई देती हैं जो 390 से 780 नैनोमीटर के पास में रहती हैं, ठीक है। तो ये दोनों क्षेत्र आपको याद रखने हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखिए फोटोन शब्द आता है, एक फोटोन। फोटोन की परिभाषा की बात करें तो प्रकाश की किरणों में उच्च ऊर्जा वाले कण पाए जाते हैं। प्रकाश की किरणों में उच्च ऊर्जा वाले कण पाए जाते हैं, उन्हीं उच्च ऊर्जा वाले कणों को फोटोन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फोटोन कहा जाता है। और इस फोटोन में उपस्थित या निहित ऊर्जा को क्वांटम नाम दिया गया है। इसी फोटोन में निहित ऊर्जा को क्या नाम दिया गया है? क्वांटम नाम दिया जाता है। अब अगर हम बात करें फोटोसिंथेसिस के अंदर इसका क्या महत्व है तो बता देता हूं आपको। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में CO2 के अणु का क्या होगा? अपचयन होगा। याद करो, मैंने बताया था आपको किसके रूप में होता है? ग्लूकोज के रूप में CO2 का अपचयन होता है, ठीक है।
तो CO2 के एक अणु के चाहिए तो 8 फोटोन की आवश्यकता होती है। कितने फोटोन की आवश्यकता होती है? 8 फोटोन की आवश्यकता होती है। और इस बात को हम बोलेंगे प्रकाश संश्लेषण की क्वांटम आवश्यकता, फोटोसिंथेसिस की क्वांटम आवश्यकता इसको हम बोलेंगे। तो CO2 के एक अणु अपचयन है तो कितने फोटोन की आवश्यकता होती है? 8। इंपॉर्टेंट बात है ये बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो 8 फोटोन की आवश्यकता होती है। अब आपको लास्ट में नेचर ऑफ लाइट के अंदर आपके दिए हुए हैं सर्वाधिक, अगर हम बात करें तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सर्वाधिक किस तरंग दैर्ध्य के अंदर होगी या किस कलर के अंदर होगी? तो वो नीले व लाल रंग के प्रकाश में होगी। नीले और लाल रंग के प्रकाश में फोटोसिंथेसिस की क्रिया सर्वाधिक होती है। और अगर हम ग्रीन लाइट की बात करें, किसकी बात करें? ग्रीन लाइट की बात करें तो प्रकाश संश्लेषण की दर 0 होगी या 0 होगी। बिकॉज क्योंकि क्लोरोप्लास्ट है वो कैसे रंग का है? ग्रीन कलर का है। तो इसके कारण ये क्रिया जो है वो नहीं हो पाएगी। तो सबसे 0 किसके अंदर होगी? हरे प्रकाश के अंदर ये 0 होती है। तो ये हमारा नेचर ऑफ लाइट टॉपिक जो था वो पूरा हो जाता है। इसके बाद हम बात करेंगे जो मेथड्स ऑफ फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया विधि की बात हम लोग करते हैं। तो देखिए प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया विधि है उनकी अगर हम बात करें तो प्रकाश संश्लेषण मेथड्स ऑफ फोटोसिंथेसिस, साफ कर देता हूं बोल्ड, आज तो नहीं हो पाएगा लेकिन आपको बता देता हूं हम कल क्या पढ़ने वाले हैं उसी की बात करेंगे। मेथड्स ऑफ फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया विधि। तो देखिए इस टॉपिक विस्तार से हम इसकी बात करेंगे। क्रिया विधि जो है प्रकाश संश्लेषण की वो 2 चरणों में पूर्ण होती है, 2 पार्ट्स के अंदर पूर्ण होती है। कितने पार्ट्स के अंदर पूर्ण होती है? 2 पार्ट्स के अंदर, 2 चरणों के अंदर पूर्ण होती है। पहली अगर हम बात करें तो वो है लाइट रिएक्शन। क्या है? लाइट रिएक्शन अर्थात प्रकाशिक अभिक्रिया, अर्थात प्रकाशिक अभिक्रिया। इसको हिल अभिक्रिया भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? हिल अभिक्रिया भी बोला जाता है। एंड सेकंड होती है एलाइट अर्थात अप्रकाशिक अभिक्रिया। कौन सी होती है? अप्रकाशिक अभिक्रिया। इसको ब्लैकमैन अभिक्रिया भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ब्लैकमैन अभिक्रिया। ब्लैकमैन ने दिया था, सीमाकारी कारक का नियम भी दिया था, बात करेंगे आगे। ब्लैकमैन अभिक्रिया भी इसको बोला जाता है। तो अब हम 1 नंबर प्रथम चरण जो रहता है वो प्रकाशिक अभिक्रिया रहता है, इसकी हम बात करेंगे, जिसके ये जटिल कॉम्प्लेक्स क्रिया है, लेकिन जटिल प्रक्रिया है, लेकिन इसके हम टॉपिक वाइज बात करें क्योंकि इसमें विभिन्न रिएक्शंस होती हैं, उनकी हम बात करेंगे। तो आज के लिए